नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप यूएस का इलेक्शन जीत चुके हैं। दुनिया भर के लीडर्स इन्हें बधाई दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी कहा इनको कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई। भले ही भारत के प्रधानमंत्री इन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत के खिलाफ हैं और H1B वीजा लेकर मिलना भी भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या रहेगा भारत पर असर? भले ही भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, 5 पॉइंट में समझेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, इसके भारत पर क्या असर होगा, इस 5 पॉइंट में समझेंगे डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप भारत को टैरिफ किंग की दर्जा दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त टैरिफ लगाता है, क्योंकि अमेरिका से जितने भी सामान इंपोर्ट होता है, भारत में आयात होता है, उस पर भारत के द्वारा हाई टैक्स लगाया जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अभी इलेक्शन जीते हैं उनके द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा कि हम भारत को प्रेशराइज करेंगे, भारत पर दबाव बनाएंगे कि भारत जो अपनी टैरिफ है या तो टैरिफ को घटा ले या फिर हम भारत पर भी अपनी टैरिफ इम्पोज करेंगे, यानी भारत पर भी जो भारत के सामान अमेरिका में आते हैं उस पर भी हम टैरिफ लगा देंगे। यदि अमेरिका भारत के सामान पर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिका के अंदर से भारत के सामान हो जाएंगे महंगे। अगर भारत के सामान अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे तो भारत निर्यात बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामान अमेरिकी मार्केट में टिकेगा नहीं, महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड नहीं होगी, तो भारत निर्यात पर भारत के फर्क पड़ जाना है। तो आइए देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी चीज़ें आयात और निर्यात की जाती है। भारत अमेरिका को प्रमुख रूप से कम्युनिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। ये सब सारी चीज़ें भारत अमेरिका को बेचता है। और भारत खरीदता क्या है अमेरिका से? भारत अमेरिका से प्रमुख रूप से मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और ये सब सारी चीज़ें भारत आयात करता है। अगर भारत के और अमेरिका के बीच में ट्रेड के बारे में देखा जाए तो 2022-23 के अगर डाटा के अनुसार देखा जाए तो करीब 10.07 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। वहीं अगर 2023-24 की डाटा देखें तो लगभग 10.85 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। किसके बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में। ये दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ था। चुनाव प्रचार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 17 सितंबर को कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत सख्त है, इसलिए मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तो हुआ अमेरिका और उसके मतलब टैरिफ के बारे में। हालांकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा यह भी कहा गया है, H1B वीजा के बारे में भी बोला है। तो ये H1B वीजा है, होता क्या है? अमेरिका का यह वीजा है, मतलब कि कोई भी अगर किसी को नौकरी करना है, किसी को जॉब करना है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका उसके लिए H1B वीजा मतलब अलाउ करता है। इस वीजा के तहत ही वो मतलब वहां जा सकता है। तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो H1B वीजा है इसके नियम भी बदले थे। नए नियम में उन्होंने यह भी कहा था, नए नियम में विदेश के जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी तो अमेरिकी कर्मचारियों के बराबर रखी गई थी, लेकिन प्रवासी कामगारों को कई शर्तें भी लगा दी गई थी। इसके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो H1B वीजा है इसके एप्लीकेशन को नकारने की जो दर है वो बढ़ गई थी। नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरी होने का जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया गया था। 2023 में कुल अगर बात किया जाए 2023 में तो लगभग 3.86 लाख प्रवासियों को H1B वीजा दिया गया था, जिसमें 2.79 लाख सिर्फ इंडियन थे, सिर्फ भारतीय थे। जो 3.86 लाख लोगों को वीजा दिया गया था उसमें 2.7 लाख सिर्फ इंडियन थे। इतना ज्यादा H1B वीजा भारत को मिलता है, ये प्रभाव पड़ जाएगा। अब ट्रंप वापस लौट चुके हैं, जो पहले ही H1B वीजा को अमेरिका के जो वर्क फोर्स है उसके लिए बेहद खराब बता चुके हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्त लागू कर सकते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जो असर होगा वो भारतीय पे होगा, क्योंकि भारत के जो IT सेक्टर्स के जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अमेरिका में जॉब करते हैं। तो जो H1B वीजा है तो जाहिर सी बात है 3.86 लाख टोटल मिला है अमेरिका का वीजा, जिसमें से 2.79 लाख तो भारतीय ही है। अभी अमेरिका में करीब 51 लाख इंडियंस प्रवासी हैं। अमेरिका में सभी प्रवासी कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है।
2021 में यहाँ कुल प्रवासी भारतीयों में 16 लाख और ऊपर आयु के जो व्यक्ति थे उसमें लगभग 72% वहां पर थे। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले जो अप्रवासी उनके खिलाफ सख्त रवैया भी है। पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने पर इन्होंने मनाही कर दी थी, रोक लगा दी थी, गिरफ्तार भी किया गया था, जिसमें 90,415 इंडियंस थे। यानी जिसको गिरफ्तार किया था अवैध रूप से उसमें 90,415 भारतीय भी थे। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके द्वारा यह भी कहा गया कि हमें सिर्फ अवैध प्रवासियों से समस्या है, मैं कुशल भारतीयों को अमेरिका लाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। यानी कि इन्होंने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ के रखी है, जो स्किल्ड लेबर होंगे, स्किल्ड वर्कर होंगे, इंडियंस होंगे, उन्हें मैं अपने अंदर लाने के लिए मौका दूंगा, लेकिन तो जो अवैध रूप से आएंगे उन्हें मैं बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट, वो तो हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट्स में मिलिट्री और सिक्योरिटी की बात होती है। तो अमेरिका के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको ICTET के नाम से जाना जाता है, ICTET के नाम से, यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और एक और भी था जिसका नाम था GHL। जैसी डिफेंस डील हुई थी किसके बीच में, अमेरिका और इंडिया के बीच में, US और इंडिया के बीच में ये दो डील हुई थी, ये डील हुई थी। अब फिर यह डील हुई थी जो बाइडेन के कार्यकाल में। अब इसे क्या आगे रख सकते हैं, और इसके साथ साथ ट्रंप की वापसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा संबंध है वो बेहतर कितना हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ा वजह है चाइना। चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए, यानी उसे रोकने के लिए, ट्रंप पिछले टर्म में ही इंडो पैसिफिक का एक जिक्र किए थे। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्वाड्स का गठबंधन हुआ था, एक क्वाड्स का गठबंधन हुआ था। यह है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो आक्रामक रवैया है इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को चाहिए इंडिया का साथ। तो इंडिया को लेकर और जापान को लेकर, इंडिया, जापान, फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, फिर USA, 4 देश मिलकर यहाँ पर क्वाड्स बनाए। हालांकि जो क्वाड्स बना था इसके विचार 2007 में जापान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनके दिमाग की उपज है कि मतलब कि क्वाड्स बनाना चाहिए। क्वाड का मकसद यही होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मतलब ये सर्किल के अंदर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सुरक्षा और जो ट्रेड है इसको अच्छे तरीके से कामगार करने के लिए ये क्वाड देशों का गठबंधन बनाया गया था, क्वाड देशों का गठबंधन बनाया गया था। तो हालांकि 2017 में ये बना, तो 2017 में कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी ज्यादा प्रमोट किया। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स है कि जो अलग अलग देश आपस में मिलते थे। हालांकि 2025 में ये जो क्वाड्स है, क्वाड्स की जो मीटिंग है, क्वाड्स की मीटिंग इंडिया में होने वाली है। क्वाड्स की मीटिंग जब इंडिया में होने वाली है तो जो US के प्रेसिडेंट बनेंगे, नए प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, 2025 में ही जैसे ये प्रेसिडेंट पद का शपथ लेंगे वैसे इनका इंडिया का दौरा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो क्वाड्स की मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किनके बीच, भारत और इंडिया के बीच जो क्वाड्स की मीटिंग है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर आती है डिफेंस डील्स की बात करते हैं। जो डिफेंस डील्स है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बढ़ा है भारत का जो डिफेंस डील्स है। अगर 2016 में देखा जाए तो 2016 में ओबामा की सरकार थी, उस समय भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस ट्रेड चल रहा था वो 33.60 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस डील था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 2017 में आते हैं, इसे बढ़ाकर 41.93 बिलियन डॉलर्स करते हैं। फिर 18 में और भी बढ़ता है 55.66। फिर 2019 में जब कोविड का दौर आता है तो थोड़ा कम होता है, 55.40 बिलियन डॉलर तक मतलब कि डिफेंस डील होती है दोनों देशों की। तो डिफेंस के मामले में दोनों देश काफी ज्यादा एक्टिव हैं, काफी ज्यादा सहमत होते हैं। यानी और भी संभावनाएं हैं कि जो डिफेंस डील को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भारत के साथ है इंगेज करेंगे। अब आते हैं कश्मीर इशू को लेकर। कश्मीर को भारत ने जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया जम्मू कश्मीर टेरिटरी हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जम्मू कश्मीर को भारत दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 2019 में। और जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को देता था भारत के अलग राज्यों के अलावा, तो 370 को रिमूव कर दिया भारत के द्वारा।
तो 370 आर्टिकल को जब रिमूव किया गया तो पाकिस्तान के द्वारा वर्ल्ड वाइड से यानी कि यूनाइटेड नेशन में और हर जगह पर इस इश्यूज को इरेज किया, मतलब इस इशू को उठाया था, इस मुद्दे को उठाया था। तो इसको लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली, आर्टिकल 370 पर चुप्पी साधने के बाद बोला कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, उस पर हम नहीं बोलेंगे। यानी कश्मीर इशू पर भी भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उनके साथ संबंधों को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को सबसे पहले करना क्या होगा, जो टेररिज्म है, यानी कि जो टेररिज्म है उस पर ध्यान देना होगा। यानी कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद जैसे मुद्दे को सॉर्ट आउट करना होगा। यानी आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के साथ खड़ा होते हैं पाकिस्तान को लेकर। तो ये सब सारा मुद्दा इनके बीच में चलता है। फिर आते हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक वाला मुद्दा उठा था, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश के यहाँ पर बड़ा मैप है, ये ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। जब यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, यहाँ के स्टूडेंट्स और आम नागरिक को तख्ता पलट कर दिए थे। तो जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, ये भागकर इंडिया गई थी। फिर उसके बाद अभी भी वो इंडिया में ही है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो अल्प माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो बांग्लादेश है मुस्लिम बाहुल कंट्री है, तो यहाँ पर जो हिंदू है ये माइनॉरिटी है, और फिर जो क्रिश्चियन है ये माइनॉरिटी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश वाले मुद्दे पर खुलकर बोला था चुनाव प्रचार के दौरान कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन पर बांग्लादेश में क्रैकडाउन, अत्याचार किया जा रहा है। जो क्रिश्चियंस हैं उनके द्वारा भी जो उनके अधिकार है उस पर हनन किया जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। यानी बांग्लादेश के इश्यूज पर भी वो भी भारत के साथ ही खड़ा होते दिख रहे थे। ये तो मुद्दा हुआ उनका डोनाल्ड ट्रंप का। अब आते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो डील हुआ था, 2017 से 21 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली जो मिलिट्री एड है ये रोक दी थी। कितना मिलिट्री एड पाकिस्तान को मिलता था, लगभग 300 मिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ की मदद पाकिस्तान को हर साल अमेरिका देता है। किस लिए देता है कि जो टेररिस्ट है यानी कि जो आतंकवाद है उसको पाकिस्तान खत्म कर ले। तो पाकिस्तान ने इसे अपने इनकम का जरिया बना लिया था। इनकम का जरिया कैसे बना लिया था, उसने सोचा कि अगर हम टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं तो ये जो मेरा इनकम है ये बंद हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं तो 2-4 टेररिस्टों को मार देता है और दिखाने की कोशिश करता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है वो बरकरार रह जाते हैं। इन सब सारी चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त हो गए थे। पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहा, ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए उन्होंने जो एड यानी कि जो हेल्प कर रहे थे यानी जो पैसा दे रहे थे उसे रोक दिए थे। अब बात आती है कि पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच में जंग, जो सबसे बड़ी चैलेंज है। यहाँ पर देखिए जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है, जहाँ पर इजराइल लड़ रहा है, कहीं यहाँ पर हमास से लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इसमें ईरान भी इन्वॉल्व है। तो ये चैलेंज होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा यूक्रेन, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो होती ही नहीं, मैं शुरू ही नहीं करने देता। अगर मैं फिर से राष्ट्रपति अमेरिका का बन जाता हूं तो मात्र 24 घंटे के अंदर से इस जंग का जो समाधान है वो निकाल लूंगा। इन्होंने कहा कि इस जंग का मैं समाधान निकाल लूंगा। दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच में जो जंग चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये इजराइल का मैप है, यहाँ पर है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को जो रूल करता था हमास। अभी हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही थी। तो इनका जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का हमास और इजराइल को लेकर थोड़ा अलग है। ट्रंप ने जल्द से जल्द गाजा में जो युद्ध है उसको खत्म करने की बात तो कह चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो सीज फायर के द्वारा युद्ध को खत्म करेंगे या जो गाजा पट्टी में हमास रूल करता है हमास को खत्म करके ही युद्ध को शांति में लाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि पीस थ्रू पावर्स, मतलब इन्होंने कहा कि ताकत के दम पर मैं शांति लाऊंगा विश्व में, इनके द्वारा कहा गया है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मौकों पर खुलकर इजराइल का समर्थन भी किया। उन्होंने जो तेल अवीव है इसके जगह यरूशलेम की इजराइल की राजधानी मानी थी। यहाँ पर देखिए ये तेल अवीव ये इजराइल की राजधानी था। तो इजराइल ने अपनी राजधानी को जो जेरूशलेम है, जिसे यरूशलेम के नाम से जाना भी जाता है, तो जेरूशलेम शिफ्ट कर लिया।
तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सहमति दे दी कि जो जेरूसलम में ये रहेगा इजराइल का पार्ट। इवेंट्स जो गोलान हाइट्स है, जिसे सीरिया के हिस्से से जब सीरिया और इजराइल में वार चल रहा था, तो सीरिया के हिस्से से जो कब्जा करके रखा गया है इजराइल के द्वारा, ये जो गोलान हाइट्स है, इस गोलान हाइट्स पर भी इजराइल के कब्जे को मान्यता डोनाल्ड ट्रंप दे देते हैं। तो यानी कि इजराइल का इन्होंने तो भरपूर समर्थन किया है। इससे यह भी डर लगता है कि क्या मिडिल ईस्ट में ये किस तरीके से शांति ला सकते हैं, क्योंकि इनका स्टैंड जो काफी खुला है। तो ये था इनका स्टेटमेंट्स कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में शामिल होंगे, किस तरीके से मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे, किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उसे रोक पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज होगी। और भारत के साथ किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने रिलेशन को मेंटेन करके रख पाएंगे। थैंक यू।